नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। मैं रश्मि आज आप लोगों के लिए एनिमल डाइवर्सिटी का टॉपिक लेके आई हूँ, जो भी बच्चे MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, CUT का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये टॉपिक जो है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें हम एनिमल डाइवर्सिटी में हम लोग जो टैक्सोनॉमी टॉपिक है इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, यानी कि इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से 2 लाइन बोलना चाहेंगे कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, यानी कि टैक्सोनॉमी। देखिए टैक्सोनॉमी क्या होता है। आप सभी लोग अभी तक ग्रेजुएशन में टैक्सोनॉमी को पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हमारे टॉपिक में है तो उसको कैसे उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा या फिर मेन पॉइंट्स क्या है वो आप लोगों के MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो टैक्सोनॉमी जो होता है वो वर्गीकरण होता है, यानी कि एक तरीके का आप समझिए तो क्लासिफिकेशन, किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का जो होता है उसका क्लासिफिकेशन कराया जाता है, यानी कि क्लासिफिकेशन आप लोगों को पढ़ाया गया था। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एक वर्ग मतलब एक फॉर्म में रखते हैं, अलग अलग कैटेगरी में भी रखते हैं। अब उसका जो है अलग अलग कैटेगरी में रखने के लिए कोई भी एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हो सकता है कि हैबिटेट के बेस में रखे, बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे रख दिया जाए, कलर के बेस पे रख दिया जाए, ये ऑप्शन कोई भी हो सकता है। लेकिन उनका क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, उसको अलग अलग क्लासीफाई किया गया था। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, वर्गीकरण होता है। टैक्सोनॉमी जो ये वर्ड है ये किस कहाँ से लिया गया है, तो टैक्सोनॉमी इट इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। टैक्सोनॉमी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो जो ग्रीक वर्ड है वो 2 है आप लोगों के। टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पहला टैक्सिस और सेकंड क्या है, नोमोस, यानी टैक्सिस और सेकंड क्या है, नोमोस। तो टैक्सिस का मीनिंग जो होता है वो होता है अरेंजमेंट होता है, और लॉ का जो मीनिंग होता है वो क्या होता, सॉरी, लॉगस का जो मीनिंग होता है, नोमस का मीनिंग होता है वो होता है आप लोगों का लॉ, यानी कि अरेंजमेंट। आपका टैक्सिस का मीनिंग अरेंजमेंट और नोमस का मीनिंग क्या होता है, लॉ। अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्था करना, किसी भी चीज़ को एक व्यवस्थित रूप में रखना, यानी फिर या किसी चीज़ की व्यवस्था करना। तो आपका क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। और लॉ मीन्स क्या होता है, लॉ का मीनिंग क्या होता है, वो होता है इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में नियम कहते हैं, यानी कि एक नियम के तहत किसी भी चीज़ की व्यवस्था करना, उसको व्यवस्थित रूप में रखना, यही क्या है, टैक्सोनॉमी है। तो टैक्सोनॉमी का यदि आप लोगों से कोई 1 लाइनर डेफिनेशन पूछे तो आप बताएंगे स्टडी ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि 1 लाइनर डेफिनेशन जब टैक्सोनॉमी की आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे कि स्टडी ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी कि इसमें जो स्टडी किया जाता है किसका, नॉमेनक्लेचर का, यानी कि जो नॉमेनक्लेचर होते हैं उसका स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, और इसके प्रिंसिपल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो टैक्सोनॉमी का यहाँ तक आप लोगों ने डेफिनेशन जान लिया। अब देखते हैं टैक्सोनॉमी के में फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। तो पहला 2 क्वेश्चन यहाँ से फादर ऑफ टैक्सोनॉमी से आप लोगों के बनते हैं। पहला क्या होता है, पहला जो होता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। और सेकंड क्या होता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी की हम बात करें तो फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी किसको कहा गया है, तो एरिस्टोटल को कहा गया है। फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी किसको कहा गया है, एरिस्टोटल को कहा गया है। अब देखिए एरिस्टोटल को ही क्या कहते हैं, अरस्तु भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से भी आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। अरस्तु ये जो है ये साइंटिस्ट है, इनसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपसे जब भी फादर ऑफ बायोलॉजी की बात किया जाए तो भी आपका रिप्लाई क्या होगा, आंसर क्या होगा, अरस्तु ही होगा। फादर ऑफ जूलॉजी की बात किया जाए तो भी आप रिप्लाई करेंगे अरस्तु ही। और फादर ऑफ जब मॉडर्न एंशिएंट टैक्सोनॉमी की बात की जाए तो भी, यानी कि एंशिएंट टैक्सोनॉमी के फादर की बात की जाए तो भी आप क्या कहेंगे, आप जानेंगे एरिस्टोटल को ही, क्योंकि ये अरस्तु ही है। ये फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी भी क्या है, एरिस्टोटल ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो एंशिएंट टैक्सोनॉमी की तो बात होगी। अब क्या है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी की बात किया जाए
फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है? कार्ल लिनियस। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी की बात किया जाए तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या है? कार्ल लिनियस है। यानी कि दो आपसे क्वेश्चन यहाँ बन गए टैक्सोनॉमी से। फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी की जब बात होगी तो आप लोग एरिस्टोटल टिक करेंगे, और फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी की जब बात होगी तो वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? कार्ल लिनियस का नाम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जो हम बात करते हैं एरिस्टोटल का। तो यानी कि अरस्तु जो थे उन्होंने जो एनिमल्स को क्लासिफाइड किया, यानी कि इनका विभाजन किया, तो वो किस बेस पे किया था? एनिमल का विभाजन किया था, और वो आप ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड, यानी कि कलर ऑफ ब्लड के बेस पे एनिमल को क्या किया था? क्लासिफाइड किया था। तो अरस्तु ने जब एनिमल को क्लासिफाइड किया किस बेस पे? कलर ऑफ ब्लड के बेस पे, तो उसे 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया था। पहला क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है इनमें, एनीमिया, और सेकेंड क्या है? इनीमिया। एनीमिया क्या होता है और इनीमिया क्या होता है? तो एनीमिया जिनमें आरबीसी अब्सेंट होगा, यानी कि रेड ब्लड कार्बोसेल्स जिसमें अब्सेंट होगा उसे किस में रखेंगे? एनीमिया में रखेंगे। लेकिन जहाँ पे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्बोसेल्स होता है, प्रेजेंट होता है, वहाँ पे हम लोग उसको किस में रखेंगे? तो इनेमिया में लिखेंगे। यानी कि एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी अब्सेंट होता है, एनीमिया में आरबीसी अब्सेंट होता है, और इनीमिया में आरबीसी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यानी कि यहाँ आरबीसी रेड ब्लड कार्बोसेल्स नहीं पाए जाते हैं, और इनीमिया में रेड ब्लड कार्बोसेल्स क्या होंगे? पाए जाएंगे। अब देखेंगे कि एनीमिया में जिसको रखा गया है उसको किस नाम से जाते हैं, और एनीमिया में किसको रखा गया है। तो आप लोगों को फाइलम पढ़ाए जाएंगे आगे चल के एनिमल डायवर्सिटी में ही, तो एक एक फाइलम के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। तो जो एनीमिया है इसमें इनवर्टिब्रेट को रखा गया है, यानी कि एनीमिया जो है जिसमें आरबीसी अब्सेंट होता है उसमें किसको रखा गया है? इनवर्टिब्रेट को रखा गया है। लेकिन आरबीसी जिसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि जिस ग्रुप में एनीमिया में आरबीसी प्रेजेंट है उसमें किसको रखा गया है? तो वर्टिब्रेट को रखा गया है। अब वर्टिब्रेट जो है वो 2 कैटेगरी में कैटेगराइज हुआ है। तो वो फर्स्ट क्या है? विविपेरस है, और सेकेंड क्या है? ओविपेरस है। ठीक है, तो हम लोग अब ओविपेरस और विविपेरस को जानते हैं। ओविपेरस क्या होता है और विविपेरस क्या होता है? तो देखिए, ओविपेरस होता है, यानी कि सिंपल भाषा में आप समझिए कि ओविपेरस जो भी एनिमल्स बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, यानी कि जो एनिमल एग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एग को प्रोड्यूस करते हैं यानी कि अंडे को जन्म देते हैं, तो क्या है? ओविपेरस है। लेकिन जो भी एनिमल्स यानी जो जीवधारी बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, तो वो किस में रखे जाएंगे? विविपेरस में। ठीक है, तो ओविपेरस और विविपेरस का यही है कि जो बच्चे को जन्म देंगे वो विविपेरस में, और जो बच्चे को जन्म नहीं देंगे, अंडे को जन्म देंगे, तो उसे किस में रखेंगे? ओविपेरस में। यानी कि द ओविपेरस एनिमल रिप्रोड्यूस बाय एग लेइंग एंड विविपेरस एनिमल रिप्रोड्यूस बाय बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं। तो विविपेरस जो है, विविपेरस में ह्यूमन बीइंग को रखा गया, यानी कि बच्चे जो ह्यूमन बीइंग है वो बच्चों को ही जन्म देते हैं, यानी कि जो माताएं होती हैं वो अपने समान ही संतान पैदा करती हैं, तो वो ह्यूमन बीइंग है वो भी क्या आ गए? विविपेरस में आ गए। जो डॉग होते हैं वो बच्चे जो जन्म देते हैं तो वो अपनी तरह ही बच्चे देते हैं ना, वो ह्यूमन के बच्चों को तो जन्म नहीं देंगे, या फिर जो भी एनिमल्स अपनी तरह बच्चे जन्म देते हैं तो किस में रखे जाते हैं? विविपेरस में रखे जाते हैं। ठीक है, तो डॉग हो गया आपका, काऊ, जिराफ एटसेट्रा। ओविपेरस की बात मैंने किया कि जो एग प्रोड्यूस करते हैं या बच्चे को जन्म देके एग रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो है फ्रॉग, स्नैक, लिजर्ड और डक। ठीक है, तो ये किस में आ गए? ओविपेरस में आ गए। तो यहाँ तक आप लोगों का रहा कि अरिस्टो ने एनिमल को क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड पे, तो वो 2 कैटेगरी में रहा, एनीमिया और इनेमिया। ठीक है, जो बायोलॉजी है आप लोगों का, इसमें मैंने बताया कि फाइलम के बारे में पढ़े जाएंगे। तो फाइलम में जितने भी एनिमल्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जैसे कि फाइलम प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंटेटा है, टिनोफोरा है, एस्केलमेंथीज है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, ये सब फाइलम आप लोगों के हैं, तो इसको पढ़ाया जाएगा। इसमें जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं तो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किसी न किसी बेस पे किया गया है,
जैसे कि मैंने बताया कि हैबिटेट के बेस पे यानी कि उनके रहन सहन के बेस पे भी किया जा सकता है, बॉडी सिमेट्री के बेस पे किया जाता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के भी बेस पे किया जा सकता है, रिप्रोडक्शन के बेस पे किया जा सकता है, फर्टिलाइजेशन के बेस पे किया जा सकता है। तो ये सब बेसिस पे इनका क्या होता है क्लासिफिकेशन। तो मोस्टली लोग 12, 14 या 16 क्लासिफिकेशन बेसिस पे बताते हैं। तो हम आप लोगों को यहाँ पे अपने क्लास में 14 या 16 मैक्सिमम 14 या 16 बेस पे क्लासिफिकेशन को हम बताएंगे। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो पहला आज हम लोगों का है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है तो इसमें है 5 टाइप्स के। पहला क्या है प्रोटोप्लाज्मिक, सेकेंड क्या है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला प्रोटोप्लाज्मिक, सेकेंड है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड क्या है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन और फिफ्थ है क्या है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो 5 बेसिस में क्या किया गया है डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोटोप्लाज्मिक, सेकेंड है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है जो है वो आप लोगों का है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ जो है वो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन और फिफ्थ है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए तो प्रोटोप्लाज्मिक क्या होता है। प्रोटोप्लाज्मिक की यदि हम बात करें तो प्रोटोप्लाज्मिक जो है यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक की बात किया जा रहा है, प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक होता क्या है। अब देखिए प्रोटोप्लाज्मिक इसमें सिर्फ एग्जांपल्स पढ़ते चलना है। प्रोटोप्लाज्मिक में वो आते हैं कौन से जीवधारी आते हैं जिसमें देखिए जिनकी बॉडी जो होती है उनकी बॉडी के अंदर सेल नहीं पाया जाता है, यानी कि उनके बॉडी के अंदर सेल नहीं पाया जाएगा, उनकी पूरी की पूरी जो बॉडी होगी वो सेल ही होगी। ठीक है, तो यानी कि उनकी बॉडी के अंदर सेल नहीं पाया जाता है, उनकी पूरी की पूरी बॉडी क्या होती है सेल होती है। तो इसमें कौन से मेंबर आते हैं, किसके मेंबर आते हैं, तो प्रोटोप्लाज्मिक में आते हैं प्रोटोजोआ के मेंबर। किसके आते हैं मेंबर, प्रोटोजोआ के मेंबर जो होते हैं वो आते हैं आपके किसमें प्रोटोप्लाज्मिक में आते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल की बात करें तो अमोइबा जो है अमीबा, इसकी एग्जांपल में देखेंगे तो अमीबा क्या है इसका एग्जांपल है। सेकेंड जो है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड के बारे में बात करते हैं। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में जो है उसमें क्या होते हैं पोरीफेरा के मेंबर आते हैं। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में पोरीफेरा के मेंबर आते हैं। पोरीफेरा में देखिए आप तो वहाँ पे जो आप लोगों का जो एनिमल होगा वो क्या होगा एक तरीके से स्पंज है। ठीक है, यानी कि पोरीफेरा का एग्जांपल देखा जाए तो सेलुलर लेवल जो है सेलुलर लेवल में देखा जाए तो मेंबर कौन से आएंगे आपके पोरीफेरा के मेंबर आते हैं। ठीक है, पोरीफेरा और एग्जांपल में क्या आएगा स्पंज। अब देखिए स्पंज है तो स्पंज की स्टडी को क्या कहते हैं, स्पंज का जिसमें स्टडी करते हैं स्पंज की स्टडी को क्या कहते हैं पैराजूलॉजी या जूलॉजी। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं जिसमें पोरीफेरा का स्टडी होता है तो उसको पैराजूलॉजी या क्या कहते हैं स्पंजोलॉजी कहते हैं। ये मोस्टली मराइन होते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, बट सम आर फ्रेश वाटर। कुछ होते हैं वो मराइन वाटर में पाए जाते हैं और कुछ किस में पाए जाते हैं तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी स्टडी को क्या कहेंगे पैराजूलॉजी, पैराजूलॉजी। ठीक है, या स्पंजोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में जो होते हैं उसमें सिलेंट्रेटा और टिनोफेरा के मेंबर आते हैं। यानी कि टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पाया जाता है वो किस मेंबर में पाया जाता है, तो टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो होता है इसके कौन से मेंबर पाए जाते हैं इसमें, तो ये सिलेंट्रेट और एंड टिनोफोरा के मेंबर क्या होते हैं इसमें टिश्यू लेवल ऑफ
ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखें तो इसके एग्जाम्पल है ओबेलिया है, ओबेलिया, ऑरेलिया एंड फाइसेलिया। यानी कि इसके एग्जाम्पल में 3 एनिमल्स हैं, ओबेलिया, ऑरेलिया एंड थर्ड क्या है, फाइसेलिया। फोर्थ है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें फोर्थ में तो इसमें किसके मेंबर पाए जाते हैं, कौन से मेंबर पाए जाते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस की मेंबर पाए जाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये देखिए, ये जो भी हम नाम बता रहे हैं ये क्या है, फाइलम है, पोरीफेरा, सिलेंडेटा, टिनोफोरा। नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये क्या है, एक फाइलम है, ये अलग अलग फाइलम है, ठीक है। इसको जो जितने फाइलम्स के बारे में